बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खलील खान। तो आज हम चैप्टर नंबर 8 का एक अहम टॉपिक एवेपोरेशन पढ़ने लगे हैं। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। एवेपोरेशन एक ऐसा अमल है जिसमें पानी जो है वो आबी बुखारात की शक्ल में जो है वो तब्दील हो जाता है। लास्ट में भी हमने पढ़ा था कि लिक्विड की जब हम स्टेट चेंज करते हैं तो वो वेपर्स की शक्ल जो है वो अख्तियार कर लेता है, और उसको हमने पढ़ा था कि वेपोराइजेशन। अब ये है हमारे पास एवेपोरेशन। इसमें सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि जब हम किसी भी मैटर की जो लिक्विड में हो उसकी जो है वो स्टेट चेंज करते हैं और वो वेपर्स में तब्दील हो जाता है, लेकिन उसको हम हीट ऐड नहीं करते, तो इस अमल को कहते हैं एवेपोरेशन। द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस इज चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस विदाउट हीटिंग, दैट इज़ कॉल्ड एवेपोरेशन। ऐसा अमल जिसमें कोई सब्सटेंस जो है वो लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में तब्दील हो जाती है विदाउट हीटिंग, यानी कि हम उसको थर्मल एनर्जी खुद से प्रोवाइड नहीं करते। नेचुरल तौर पे जो टेम्परेचर मौजूद होता है उसी टेम्परेचर पे जो है वो वेपर्स में या गैस में तब्दील हो जाती है। इस अमल को हम कहते हैं एवेपोरेशन। और वेपोराइजेशन क्या होता है, उसमें सेम यही चीज़ होती है, लेकिन एक फ़र्क होता है कि उसमें हम हीट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इन वेपोरेशन हीट इज प्रोवाइडेड। इसमें एवेपोरेशन में हीट नेचुरली तौर पे जो टेम्परेचर होता है वही प्रोवाइडेड होता है, हम अपनी तरफ से उसको थर्मल एनर्जी ऐड नहीं करते। लेकिन वेपोराइजेशन में जो है वो हम थर्मल एनर्जी जो है वो उसको प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम कोई पानी गर्म करते हैं तो उस वक्त क्या होता है, उसको हम हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं और फिर वो वेपर्स की शक्ल में जो है वो उड़ जाता है। लेकिन इसी तरह जो कुदरती तौर पे जैसे गर्मियों में पानी जो है वो किसी बर्तन में रखे तो वो खुद ब खुद जो है कुछ देर के बाद उड़ जाता है, तो उस अमल को कहते हैं वेपोराइजेशन। और जो हम अपनी तौर पे आर्टिफिशियली तौर पे उसको तब्दील करते हैं थर्मल एनर्जी ऐड करके, उस अमल को कहते हैं वेपोराइजेशन। अब इसमें एक और डिफरेंस भी है। जो वेपोराइजेशन है उसमें जो मॉलिक्यूल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं वो तमाम के तमाम जो है वो वेपर्स की शक्ल अख्तियार करते हैं। यानी कि ये भी वेपर की शक्ल अख्तियार करता है, ये भी वेपर की शक्ल अख्तियार करता है, और ये भी वेपर की शक्ल अख्तियार कर लेता है। यानी कि इसमें तमाम मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं वेपर बनने में, और इसको हम कहते हैं वेपोराइजेशन। लेकिन जो एवेपोरेशन होती है उसके अंदर सिर्फ जो ऊपर की सतह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ये यहाँ पे मौजूद हों बैरूनी सतह पे, और ये जो अंदर के मौजूद होते हैं मॉलिक्यूल्स, ये वेपोरेट नहीं होते, बल्कि सिर्फ ये ऊपर वाली सतह वाले भी जितने मौजूद होते हैं ये वेपोरेज हो जाते हैं, और जो नीचे वाले हैं वो वैसे के वैसे मौजूद होते हैं। इसी तरह अगर मुसलसल वेपोराइजेशन इसमें होती रहे तो फिर इससे ये नीचे वाली सतह वाले दोबारा क्या होंगे, एवेपोरेट हो जाएंगे। इसी तरह फिर सब की बारी नीचे स्टेप बाय स्टेप आएगी। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें स्टेप बाय स्टेप नहीं होते, ये अपनी मर्ज़ी से जिसकी भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है वो जो है वेपोराइज हो जाता है। तो एवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में दो डिफरेंस हो गए कि एक तो एवेपोरेशन जो है वो कुदरती अमल है, उसमें हम हीट प्रोवाइड नहीं करते, और दूसरा जो है इसमें तमाम जो सरफेस पे मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं, बाकी नीचे वाले जो है वो नीचे रहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें तमाम जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। इसमें कोई सतह का डिफरेंस नहीं होता कि फ़र्स्ट जो है वो एक्सटर्नल सतह होगी फिर इंटरनल होंगे। इसमें बल्कि सब जो है जिसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती है तो वो अपनी सतह जो है वो छोड़ जाते हैं। इसी तरह एवेपोरेशन में जो है वो
ठंडक जो है वो फील होती है, यानी कि उसका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। अब देखें कम कैसे होता है कि जब यहाँ से ये जो इसके सरफेस के मालिक्यूल्स हैं ये चले जाते हैं तो अंदर मालिक्यूल्स की तादाद जो है वो कम हो जाती है, और हम जो काइनेटिक एनर्जी जो है किसी भी मालिक्यूल्स की या उस लिक्विड की देखते हैं वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी देखते हैं, यानी कि तमाम मालिक्यूल्स जो उसमें मौजूद होते हैं तमाम की एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो हम मालूम करते हैं। तो जैसे ही ये ऊपर वाले उड़ जाते हैं एटम्स या मालिक्यूल्स, क्योंकि उनकी तादाद कम हो जाती है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो सब्सटेंस की होगी वो भी कम हो जाएगी, और इसी तरह काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से जो लिक्विड का टेम्परेचर है वो भी डाउन हो जाएगा। इस देखें जब हम गर्मियों के मौसम में किसी दरख्त के नीचे जाते हैं या ऐसी खेत के साथ या किसी ऐसी जगह से गुज़रते हैं जहाँ पे जो है वो पानी मौजूद होता है या फसलों को पानी दिया जाता है, तो वहाँ पे हमें ठंडक का एहसास होता है। उसमें भी ठंडा का एहसास किस वजह से होता है, वो अवेपोरेशन हो रही होती है वहाँ पे, जो बैरूनी सतह पे जो उसके मालिक्यूल्स होते हैं वो अवेपोरेट हो रहे होते हैं गर्मी की शिद्दत की वजह से, और जो बाकी बचते हैं क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो वहाँ पे जो है वो हमें कम टेम्परेचर की वजह से ठंडक महसूस होती है। इसी तरह अवेपोरेशन का अमल जो है वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब हम कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं तो आप देखें कि गर्मियों के अंदर जो है वो कपड़ों में से जो अवेपोरेशन का अमल होता है वो तेज़ी से होता है और वो कपड़े जो है वो सूख जाते हैं। इसी तरह अगर नमी का मौसम हो जैसे सर्दियों का मौसम हो तो उसमें जो है वो अवेपोरेशन कम हो रही होती है, क्योंकि वहाँ पे माहौल में ठंडक जो है वो पहले से मौजूद होती है, तो वो बहुत देर के बाद जो है वो कपड़े सूखते हैं। अब हम देखते हैं कि अवेपोरेशन का जो अमल है वो कौन से फैक्टर्स जो हैं उसको अफेक्ट करते हैं या कौन से अवामिल जो हैं वो उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो हमारे पास अवेपोरेशन पे जो असरअंदाज होने वाले अवामिल हैं वो 4 हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड टेम्परेचर, विंड, और इसी तरह नेचर ऑफ लिक्विड। ये वो 4 अवामिल हैं जो अवेपोरेशन पे जो है वो असरअंदाज होते हैं। सबसे पहला है सरफेस एरिया। जब हम किसी भी सब्सटेंस का सरफेस एरिया जो है वो बढ़ाते जाएंगे तो उनके दरमियान जो अट्रैक्शन की क़ुव्वत होती है वो कम होना शुरू हो जाती है, और इसी तरह अवेपोरेशन का अमल जो है वो ज़्यादा होता है। देखें अगर हम गर्मियों में बर्तन जो है वो इतना खुला हो और दूसरा बर्तन जो है वो बेकर या गिलास हम यूज़ करें और उसका सरफेस एरिया जो है वो कम हो, तो देखें अवेपोरेशन किस में ज़्यादा होगी, इस बर्तन में जो है वो अवेपोरेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका सरफेस एरिया जो है कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया यानी कि जो सूरज के सामने उसका सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है, तो इसी वजह से क्या होगा उसकी अवेपोरेशन जो है वो ज़्यादा होगी। इसी तरह जिस सब्सटेंस का सरफेस एरिया जो है वो हम कम कर देंगे तो उसकी एवेपोरेशन जो है वो कम हो जाएगी। अब टेम्परेचर ईज़िली तौर पे आप लोग इसको जानते हैं कि जैसे ही हम किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एवेपोरेशन का अमल जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और वो मूव करके जो है वो स्टेट से बाहर चले जाएंगे। तो इसी तरह टेम्परेचर बढ़ाने से एवेपोरेशन का अमल जो है वो ज़्यादा होता है। या मौसम के हिसाब से देख लें कि गर्मियों में जो एवेपोरेशन होती है वो ज़्यादा होती है बनिस्बत सर्दियों के। इसकी आम सी मिसाल वही कपड़े वाली है कि जो कपड़े हम सुखाने के लिए डालते हैं वो गर्मियों में जल्दी एवेपोरेशन की वजह से सूख जाते हैं और सर्दियों में कम एवेपोरेशन की वजह से बहुत देर से सूखते हैं। इसी तरह विंड जो है वो डायरेक्टली तौर पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन वो क्या करती है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की उसको बढ़ा देती है। जैसे अब अगर हवा चल रही हो तो कपड़े जो हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, इसी तरह अगर हवा ना चल रही हो तो थोड़ी देर के बाद सूखते हैं, क्योंकि जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं ये उनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देती है और वो जल्दी जो है वो मूव करके गैसियस स्टेट्स या वेपर स्टेट में जो है वो चले जाते हैं। लास्ट जो है वो हमारे पास है नेचर ऑफ लिक्विड। मतलब इसमें ये है कि उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, यानी कि वो ज़्यादा अवेपोरेट करने वाली है या कम अवेपोरेट करने वाली है। अब देखें एक सब्सटेंस का जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट हो वो 70 सेंटीग्रेड हो और दूसरी का जो हो
100 सेंटीग्रेड हो। तो अब देखें इसको जब हम टेम्परेचर देंगे या हीट देंगे तो ये क्या करेगी, 70 सेंटीग्रेड पे ही वेपर्स बनाना शुरू कर देगी। इसी तरह यहाँ जो दूसरी सब्सटेंस है उसका क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो उसको जब तक हम 100 सेंटीग्रेड तक नहीं लेके जाएंगे उसमें वेपोराइजेशन का अमल जो है वो नहीं होगा। तो इससे हमें पता चला कि जो सब्सटेंस, जो लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगा तो उसमें एवेपोरेशन जो है वो ज़्यादा होगी, और इस तरह जो सब्सटेंस जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा तो उसमें एवेपोरेशन जो है वो कम होगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसको हमने पढ़ा। अब हम इसको सम अप करते हैं कि एवेपोरेशन क्या होती है। द प्रोसेस इन विच द स्टेट ऑफ सॉलिड इज चेंज टू द स्टेट ऑफ लिक्विड विदाउट हीटिंग, दैट इज़ कॉल्ड एवेपोरेशन। और इसमें वेपोराइजेशन और एवेपोरेशन में क्या फ़र्क था ये हमने डिस्कस किया कि उनके दरमियान सिर्फ हीट का फ़र्क है। वेपोराइजेशन में जो है वो हीट हम प्रोवाइड करते हैं और एवेपोरेशन में जो है वो विदाउट हीटिंग अमल होता है। और ये वो 4 फैक्टर्स हैं जो कि एवेपोरेशन पे जो है अफेक्ट कर सकते हैं। सरफेस एरिया है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिनकी जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा एवेपोरेशन ज़्यादा होगी। इस तरह जितना टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा एवेपोरेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। इसी तरह हवा अगर ज़्यादा चल रही है तो एवेपोरेशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इसी तरह जो बॉइलिंग पॉइंट है वो जिस भी सब्सटेंस का ज़्यादा होगा तो उसकी एवेपोरेशन जो है वो कम होगी।